दोस्तों, इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर G7 जो कि 7 विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को संदर्भित करता है, संबोधित करता है, इसके और चीन के बीच में लगातार जो टकराहट है, ये टकराहट रुकने का नाम नहीं ले रही है। और ऐसी ही स्थितियां फिर से देखी जा रही हैं। कब? जबकि जापान के हिरोशिमा में G7 की बैठक आयोजित की जाने वाली है। और इसी को लेकर करके फिर से एक खबर आ रही है कि G7 जो है वो चीन के आर्थिक दबाव या फिर इकोनॉमिक कोर्सन को कैसे मुकाबला करे, उसका कैसे मुकाबला कर सकता है, क्या करना चाहिए, इसी को लेकर करके आज का जो यह विषय है महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम लोग इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी तह में जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अकेला चीन G7 के लिए कैसे खतरा बन सकता है, कैसे खतरा पैदा कर रहा है कि नहीं। चलिए इसको समझते हैं और एक एक कर करके पूरे मामले को जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण सूचनाएं मैं आपको दे दूं। एक जो सूचना है वो है GS फाउंडेशन कोर्स को लेकर करके 11 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है। बैच 5 में आप यदि अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं तो फिर आपके पास अभी भी समय है और 20 मई को इसमें एडमिशन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। इसमें लगातार कक्षाएं चल रही हैं, शाम में 6 बजे से ये कक्षाएं होती हैं। 13 महीनों की ये लगातार कक्षाएं हैं। लगभग 1000 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज इसके माध्यम से आपको मुहैया करवाई जा रही है ना। तो यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 18,999 रुपए में इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा जो बैच है वो NCERT कोर्स के तौर पर शुरू किया जा रहा है 22 मई से, और इस कोर्स में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी दिलीप लाइव कोड का ही इस्तेमाल करना है। 1499 रुपए में NCERT के इस विशेष कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि NCERT का जो ये कोर्स है ये सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सरकारी रोजगार की तलाश में है ना। तो NCERT पर कमांड यदि हासिल करना है, NCERT पर अपनी महारत हासिल करनी है, तो फिर ये बैच NCERT का जो शुरू हो रहा है 22 तारीख से, इसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। शुल्क भी बहुत ही आसान सा है, 1499 रुपए में समझिए कि आप कंप्लीट जो NCERT है ये आप कवर कर लेंगे, है कि नहीं। लगभग 100 दिनों की ये कक्षाएं होंगी, तो 100 दिनों में NCERT आपके कब्जे में आ जाएगा, है ना। चलिए ये दो महत्वपूर्ण सूचनाएं हो गई। फिर हम आगे बात करते हैं कि भैया चीन के आर्थिक दबाव का संकट लगातार मंडरा रहा है और हाल के समय में जबकि G7 के सदस्य देशों की बैठक होने वाली है जापान के हिरोशिमा में, है ना। हिरोशिमा को कौन नहीं जानता, हम सभी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, है ना। तो हिरोशिमा में बैठक होने वाली और इसी बैठक को लेकर कर करके एक चिंता की लकीर G7 के देशों के मध्य खींच गई है कि आखिर चीन लगातार जो आर्थिक दबाव दे रहा है अलग अलग देशों को लेकर करके, अलग अलग देशों पर, उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अब फिर आपके मन में यह सवाल उठेगा कि सर चीन से जब हम दोस्ती ही नहीं रखेंगे, चीन से यदि कोई दोस्ती ही नहीं रखेगा तो दबाव कहेगा, है कि नहीं। तो देखो यहां इस बात को समझो कि बेशक चीन से दोस्ती नहीं रखने का इरादा कई सारे देशों का है, लेकिन मुद्दे की बात दरअसल यह है दोस्तों कि जो चीन है, चीन वर्तमान में विश्व में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। किसके बाद? तो अमेरिका के बाद, है ना। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि आने वाले 10 सालों में यह USA को भी पीछे छोड़ देगा, है ना। अब आप समझ पा रहे हैं, इसकी अर्थव्यवस्था इतनी अधिक मजबूत है, इतनी अधिक बेहतर हो गई है।
और इसके साथ साथ यहां पर यह भी मैं आपको बताऊं कि जो ये चीन है ना, कई सारे देश इसके दबाव में हैं, क्योंकि कई सारे देशों का जो व्यापारिक कारोबार है चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, और उनमें जापान भी है ना, उनमें जर्मनी भी है। बात समझ में आ रही है? जापान और जर्मनी जैसे देश दोस्तों G7 के अंतर्गत आते हैं। G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज में 7 देश हैं, और उन 7 देशों में 2 देश तो ये हो गए जापान और जर्मनी, है ना। इसके अलावा अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हम कर रहे हैं, है ना, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और इटली, ये 5 देश, और बाकी जापान और जर्मनी, यही 7 देश हैं, जिनमें से जापान और जर्मनी जैसे देशों की आर्थिक निर्भरता चीन के साथ में है। चीन के साथ इन देशों का लंबा सरोकार रहा है अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में। और ऐसे में जब आर्थिक दबाव का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक कोर्सन की जो हमने बात की, इस इकोनॉमिक कोर्सन या आर्थिक दबाव का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि चीन इन देशों के साथ होने वाले व्यापार में कुछ पाबंदियां लागू कर दे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लागू कर दे, है ना, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दे। बात समझ आ रही है ना। तो इन्हीं के कारण जो एक सुगम अर्थव्यवस्था होनी चाहिए थी, सहज आदान प्रदान होना चाहिए था, आर्थिक संबंध आसान होना चाहिए था, उसमें क्या होगा, दरार आएगा, है ना। और उसमें जब दरार पड़ेगी तो फिर इसका एक उल्टा प्रभाव इन देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है कि नहीं। तो यही कारण है कि जर्मनी और जापान जैसे जो G7 के देश हैं, इनको एक आशंका है कि क्या हम चीन के साथ हरसठे इस तरीके से पेश आए कि हमारी आर्थिक निर्भरता एकदम समाप्त हो जाए, और ऐसे में फिर हम क्या करेंगे, है ना। ये एक क्वेश्चन मार्क के तौर पर उभरता है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यधिक जो कारोबार है वह किसके साथ में है, तो मैक्सिको जैसे देशों के साथ में है, कनाडा जैसे देशों के साथ में है। चीन के साथ भी है उसका आर्थिक कारोबार, लेकिन चीन के साथ जो कारोबार की स्थिति है वह तीसरे नंबर पर आती है ना। तो बाकी जो G7 के देश हैं उनका तो बहुत अधिक डिपेंडेंसी है चीन की अर्थव्यवस्था के साथ में, है ना। तो यही कारण से यह मुद्दा यहां पर एक अहम हो जाता है, और इसीलिए मैंने यहां पर लिखा भी है कि आगामी G7 बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है कि आखिर इसको लेकर करके हम क्या रुख अपनाएं। चीन को ना हम पूरे बिल्कुल ही हम हटा सकते हैं, और चीन हमारे ऊपर दबाव भी बना रहा है, दोनों ही बातें हैं, है कि नहीं। तो पहले से ही मतभेद के कारण रहे हैं, यहां पर इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। पहले से ही इन देशों के बीच में कुछ मतभेद रहे हैं, है ना। और क्या मतभेद रहे हैं कि भैया कोविड-19 की जब शुरुआत हुई, कोरोना की जब शुरुआत हुई, तो ये बात चारों तरफ फैल गई कि चीन के वुहान से जो ये कोरोना वायरस प्रसारित होना शुरू हुआ, इसी ने पूरे दुनिया में तबाही मचा दी, और चीन ने जानबूझ कर करके इसका निर्माण किया था, इस वायरस को बनाया था, और देन फिर इसको स्प्रेड कर दिया था। इस तरीके के आरोप लगे हैं चीन पर, है ना। तो एक मतभेद की स्थिति पहले से देखी गई है। इसके अलावा चीन ताइवान को लेकर करके जो अपना रुख अख्तियार करता रहा है, बीते वर्ष से ही इसको लेकर करके चीन और अमेरिका के बीच में खींचतान की स्थिति बनी हुई है ना। तो ये सारी बातें यहां पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि आखिर खींचतान की वजहें और क्या क्या है। तो एक वजह तो हो गया कि चीन आर्थिक दबाव लगातार दे रहा है। दूसरी वजह हो गई कि भाई पहले से ही एक खटास वाली स्थिति बनी हुई है चीन के साथ। तीसरी वजह हो गई कि ताइवान के साथ चीन हमेशा जो है एक कड़ा रुख अपनाता रहा है, और अमेरिका जैसे देश ताइवान का हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, समर्थन करते रहे हैं, है ना। तो ये सारी गतिविधियां यहां पर हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा दूसरी तरफ जो G7 देशों में मतांतर है वो हमें समझना होगा, और मतांतर क्या है मैंने आपको बता ही दिया कि जापान और जर्मनी इन दोनों की निर्भरता है
है ना। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि जो फ्रांस है ना, फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय अभी कुछ दिन पहले ही गए थे चीन, और चीन गए तब उन्होंने यूरोपीय यूनियन से कहा कि अमेरिका की बात न माने। किस मामले में? तो चीन के साथ व्यापार को बेहतर करने में, है ना। ये बात कही फ्रांस के राष्ट्रपति महोदय ने। क्लियर? तो ये चीजें यहां पर हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये मतांतर देखा जा रहा है। कई देशों की चीन पर आर्थिक निर्भरता है, ये मैंने जिक्र कर ही दिया। यहां पर जो अमेरिका है इसकी अलग राय रही है हमेशा से। इनफैक्ट अमेरिका जो है वह कहता है कि जो रूस है ना, रूस के साथ पूरी तरीके से, पूरी तरह आर्थिक संबंध समाप्त हो, है ना। और इसके इस रुख का, अमेरिका के इस रुख का विरोध किया है G7 के देशों ने, है। जापान ने भी कहा है, यूरोपियन यूनियन के भी अन्य देशों ने कहा है कि भाई ये संभव नहीं है, हमारी तो डिपेंडेंसी है किस पर? तो रूस पर भी है और चीन पर भी है ना। और रूस और चीन एक दूसरे के साथ दोस्ताना रवैया अपनाते हैं, ये हम सभी जानते हैं, है ना। अमेरिका का एक पक्ष और भी है दोस्तों, वह यह है कि अमेरिका ये कहता है कि हम चीन के साथ या फिर रूस के साथ संपर्क और संबंध बेहतर करने से अपेक्षा यह ज्यादा हम सोचें कि जो कम आय वाले और मध्यम आय वाले देशों के साथ संपर्क बेहतर हो, है ना, संपर्क बढ़े। प्लस ग्लोबल साउथ के बारे में अमेरिका का मानना है कि ग्लोबल साउथ के साथ संपर्क हो, है ना। यहां पर यह बात अमेरिका के द्वारा की जा रही है। अमेरिका का मानना है कि भाई हम क्यों नहीं लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज के साथ में और ग्लोबल साउथ के साथ में, जिसका नेतृत्व तो भारत खुद कर रहा है, इन देशों के साथ में हम अपना व्यापार बेहतर करें, इन देशों में हम निवेश करें, इन्वेस्टमेंट करें, यहां पर अपनी टेक्नोलॉजी भेजें ताकि इससे हमें कुछ फायदा भी होगा। हम रूस के साथ, चीन के साथ क्यों संपर्क स्थापित करें? तो यहां पर अमेरिका का अपना स्वार्थ है। अमेरिका चीन और रूस के साथ निश्चित तौर पर खड़ा नहीं रहना चाहता है कि नहीं? तो यही बातें अमेरिका G7 के बाकी देशों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि जो ब्रिटेन जैसे देश हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि चीन के अगेंस्ट में, चीन जिस तरीके से आर्थिक दबाव का रवैया अपना रहा है, कुछ समय पहले, इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊं कि कुछ समय पहले उसने ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के साथ या फिर लिथुआनिया जैसे देश के साथ एक आर्थिक प्रतिबंध की स्थिति खड़ी कर दी, और यह स्थिति इतनी बिगड़ गई कि इससे इन देशों को नुकसान भी हो रहा था। तो यूरोपीय यूनियन ने कुछ आर्थिक मदद भी की लिथुआनिया जैसे देशों को, है ना। तो ऐसे में ब्रिटेन ने यह कहा है हाल के समय में कि हम क्यों नहीं एक इकोनॉमिक नाटो की व्यवस्था करें। ध्यान से समझिएगा, है ना, इकोनॉमिक नाटो की बात कर रहा है ब्रिटेन, और केवल ब्रिटेन ही नहीं, है ना, यूरोपियन यूनियन में भी इस बात को लेकर करके सुगबुगाहट हो रही है कि क्यों नहीं जो इकोनॉमिक नाटो है वह प्रभाव में आए और इसके माध्यम से हम चीन का आर्थिक तौर पर बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकें। नाटो के बारे में हम सभी जानते हैं। नाटो जो है
एक सैन्य गुटबंदी को दर्शाता है ना, जिसमें कितने देश हैं हम सभी जानते हैं, मैंने कई बार पढ़ाया है, 31 देश शामिल हैं, फिनलैंड अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो ऐसे में जो इकोनॉमिक नाटो है ये क्या भूमिका निभाएगा? ये यह भूमिका निभाएगा कि जो भी देश हैं नाटो के अंतर्गत, नाटो में तो यूरोपीय देश भी शामिल है कि नहीं, तो नाटो के अंतर्गत जो भी देश हैं वो आपस में आर्थिक व्यापार और व्यवसाय को सुदृढ़ करें, मजबूत करें, एक दूसरे की सहायता करें, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने लिथुआनिया के साथ किया है ना। तो उसी हिसाब से यदि ये इकोनॉमिक नाटो सुदृढ़ होगा तो फिर चीन की गतिविधि का, चीन की हरकत का बेहतर तरीके से प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया दी जा सकती है। ये बातें हाल के समय में चर्चा में रही है ना। तो इसी वजह से यह जो विषय है, यह विषय आज हम लोगों ने डिस्कस किया, क्योंकि G7 की बैठक होने वाली है, चीन का आर्थिक दबाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में G7 देशों के बीच में जो एक ऊहापोह की स्थिति है वो क्या है, वो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। इकोनॉमिक नाटो को लेकर करके क्या बातें चल रही, इसका मायने क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हमने समझा है ना। तो इस लिहाज से यह चर्चा आपके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसका उपयोग यदि आप पूछें तो सर इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे, जानकारी तो आपने दे दी, इसका उपयोग आप कर सकते हैं दोस्तों IR के पाठ्यक्रम में, है ना। जो GS का पेपर 2 है उसमें IR का जो सिलेबस है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, उसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के परिप्रेक्ष्य में यह टॉपिक आपके लिए निश्चित तौर पर उपयोगी हो सकता है ना। इसके अलावा जो प्रारंभिक परीक्षा है उस लिहाज से भी यह टॉपिक आप समझ सकते हैं। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर करके, तो हमने G7 की गतिविधियों के बारे में आपको बताया, G7 की अभी बैठक कहाँ होने वाली है इसके बारे में बताया, कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया, है ना। तो इस लिहाज से यह जो टॉपिक है, यह जो डिस्कशन है आपके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, फायदेमंद हो सकता है। आज की चर्चा अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको यह डिस्कशन, यह चर्चा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और यदि ये चर्चा आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। चलिए आज हम लोग यहीं पर समापन करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए, और यदि आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल पर मैं इस डिस्कशन का जो PDF है ये मैं सेंड कर देता हूं, इससे आपको रिवीजन में आसानी होगी, है ना। तो यहाँ पर जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं आपको बता देता हूं, dilip.kumar@01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहे तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।